हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ एनर्जी में हम लोग डिफरेंट टाइप के एनर्जी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, जो भी है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो चलिए हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। कौन कितने प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। तो अभी हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स की बात करेंगे। तो पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। The numerous existing energy resources can be classified in different ways. Primary sources can be used directly as they appear in the natural environment. Coal, oil, natural gas, and wood, nuclear fuels, the sun, the wind, tides, mountain lakes, the rivers from which hydroelectric energy can be obtained, and the earth heat that supplied geothermal energy. चलिए तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी के प्रकार पे। तो हम पहले नंबर पे देखते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जो एनर्जी के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सोर्स, वो क्या होते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमारे प्रकृति में जो एनर्जी रिसोर्सेज डायरेक्टली हमको मिल रहे हैं और जिस रूप में मिल रहे हैं उस रूप में हम उसको प्राइमरी सोर्सेज बोलेंगे, प्राथमिक ऊर्जा बोलेंगे। उदाहरण के लिए सूर्य से मिलने वाला सोलर एनर्जी डायरेक्टली सूर्य से रोशनी के रूप में, हीट के रूप में मिल रहा है, इसलिए सोलर एनर्जी को प्राथमिक ऊर्जा कहेंगे। धरती से निकलने वाला पेट्रोलियम के रूप में ही मिल रहा है, इसलिए इसे प्राइमरी रिसोर्स कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो वाटर में या ओशंस में यानी समुद्रों में जो टाइडल एनर्जी है वो भी क्या है, डायरेक्टली हमें मिल रहा है, इसलिए इसे प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स कहेंगे। विंड की बात करें, विंड मतलब ऐसा एयर जिसमें गति हो, ऐसा एयर जिसमें कोई स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो ऐसे एयर को विंड बोलते हैं। और विंड भी हमें जिस रूप में मिलता है उस रूप में अगर बात करें विंड एनर्जी की तो उसे प्राथमिक ऊर्जा कहेंगे या प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे, इंग्लिश में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो सेकेंडरी सोर्सेज डिराइव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल दैट डिराइव्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में ऐसा होता है। अब देखो मैं इसको समझा देता हूँ, जिसको समझ के अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो सेकेंडरी एनर्जी की अगर बात हम करते हैं तो सेकेंडरी एनर्जी वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो प्राइमरी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी रिसोर्सेज की बात मैंने जब किया तो मैंने बोला प्रकृति में जो एनर्जी डायरेक्ट जिस रूप में मिले उसी रूप में उसे प्राइमरी बोलते हैं। अब प्राइमरी रिसोर्सेज में अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, जो कि धरती में छेद करके खनन करके अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है। उस कच्चे तेल को जब रिफाइन करते हैं तो वो पेट्रोल और डीजल और पैराफिन, वैक्स, ये सब चीज़ों में क्या होता है, अलग अलग तरीके से डिवाइड होता जाता है। जब डिवाइड होता है तो जो हमारा एज इट इज़ मिला था नेचर में वो था कच्चा तेल, और कच्चे तेल को कन्वर्ट कर दिया हमने पेट्रोल, डीजल इत्यादि में। तो पेट्रोल, डीजल सेकेंडरी एनर्जी हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी प्रकृति में विंड के रूप में ही मिलती है, इसलिए विंड को प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब विंड एनर्जी को पवन चक्की के द्वारा, विंड टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एनर्जी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा का रूपांतरण जहाँ भी हो जाएगा दूसरे रूप में, तो जो दूसरा वाला रूप है उसे ही हम द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। क्या होता है बेटा? वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। अब इसको समझ लो क्या होता है। देखो, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत या कॉमर्शियल एनर्जी हम उसे बोलेंगे जिसके लिए हमें कुछ पैसा चुकता करना पड़ता है, अर्थात हम मार्केट में जाके उसको खरीदते हैं, खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल को खरीदना पड़ता है, डीजल को खरीदना पड़ता है, और कोयले की बात करें तो कोयले को भी खरीदना पड़ता है। अर्थात ये पेट्रोल, डीजल, कोयला सब क्या है? कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थात वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। वहीं पे अगर नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करें तो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी को खरीदना नहीं पड़ता है। बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ये हमारे इन्वायरमेंट में या नेचर या प्रकृति में अवेलेबल होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी को खरीदना नहीं पड़ता है, प्रकृति में वरदान स्वरूप उपस्थित है पहले से। उसी प्रकार से सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को भी खरीदना नहीं पड़ता है। सूर्य की रोशनी इफरात में हमें धरती पे प्राप्त होती है, तो इसे हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी बोलेंगे। कहने का मतलब जिसको मार्केट में जाके खरीदना पड़े उसे कॉमर्शियल बोलते हैं, और जिसे मार्केट में जाके खरीदना ना पड़े, इफरात में अपार मात्रा में उपलब्ध हो, उसे नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब इसको रीड कर लेते हैं। पहले नंबर पे, कॉमर्शियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू यूजर्स एट सम प्राइस। मतलब कुछ पैसे देकर खरीदने की अवस्था में जो एनर्जी रिसोर्स मिले उसे हम लोग कॉमर्शियल बोलते हैं। नॉन, और सेकेंड नंबर पे देखते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र्स। अब देखो, नॉन कमर्शियल की बात हो रही है, तो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात मैंने की। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिफरेंस कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए कमर्शियल में क्या होगा? कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आप बिजली का कनेक्शन लेते हो तो आपको महीने में बिजली का बिल चुकता करना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए इसे कमर्शियल बोलेंगे। दूसरे नंबर पे नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास एग्जाम्पल है फायर, वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, काऊ डंग। गाय के गोबर के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हाँ, अब आप बोलोगे कि गाय का गोबर होगा, उससे उपले बनेंगे, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक तरीके से देखो तो गाय को अगर भोजन कराते हो तो जो गोबर है उसका बाई प्रोडक्ट ही बनता है, तो उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कमर्शियल नहीं होगा। ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब जो भी कृषि करते हैं उसमें जो वेस्ट निकलता है, जो खरपतवार निकलता है, जिसको जलाकर हीट उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर पे कमर्शियल वाले में देखें हम, तीसरे नंबर पे, इट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज इन फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। कमर्शियल मतलब व्यावसायिक, कमर्शियल का मतलब वाणिज्यिक, वाणिज्यिक का मतलब व्यवसाय के लिए। तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी को किसी व्यवसाय के लिए उपयोग में लाया जाएगा। वहीं पे नॉन कमर्शियल या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन पर्पज़। तो इसका उपयोग घरेलू चीज़ों में होगा, अर्थात गाय के गोबर से बने हुए उपले का उपयोग घर में होता है। उपले से बाटी चोखा भी बनाया जाता है घर में, हीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और भोजन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे अगर कॉमर्शियल वाले कॉलम में आए तो दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब उसको पुनः नहीं हम प्राप्त कर सकते। एक बार खर्च होगा तो उसकी मात्रा समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल है, डीजल है, इसको एक बार अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः यह हमें प्राप्त नहीं होती। उधर ही दूसरे नंबर पे हम देखें अगर नॉन कमर्शियल में, तो इट इज़ अ रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यह पुनः हमें
प्राप्त होती रहती है। उदाहरण के लिए जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जब तक कृषि होती रहेगी तब तक एग्रीकल्चरल वेस्ट या कृषि से उत्पन्न वेस्ट हमें मिलता रहेगा। जब तक धरती पे गाय है तब तक गाय का गोबर मिलता रहेगा। अर्थात इट इज़ अ रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए ये हो गया। तो हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के बीच में डिफरेंस समझे, इसका डेफिनेशन समझा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। इसके बारे में समझने का बेटा प्रयास करेंगे। तो इसको हम डिफरेंस के हिसाब से ही समझते हैं। तो पहले नंबर पे है, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ। रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रीन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, रीन्यूएबल पुनः नया करने लायक, मतलब नवीकरणीय। इसको हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिसे पुनः प्राप्त किया न जा सके। तो इसको डिफरेंस में समझते हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट में रीन्यूएबल है, कॉलम नंबर सेकेंड में नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल में पहले नंबर पे है कि इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे है कि इसे हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं। रीन्यूएबल में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी को हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे इसकी मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंत काल के लिए हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक धरती है तब तक धरती पे विंड मिलेगा, और उस विंड को हम लोग लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मात्रा समाप्त नहीं होगी। तो इसे हम रीन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रीन्यूएबल किसे बोलेंगे? तो नॉन रिन्यूएबल वे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिन्हें एक बार यूज कर लें तो उसकी मात्रा समाप्त होने के बाद वह पुनः प्राप्त न हो। या फिर हम ऐसे कहें कि एक बार नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर लेंगे तो पुनः प्राप्त करने में करोड़ों साल लगेंगे। उदाहरण के लिए पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। एक बार अगर ये खर्च हो जाता है तो पुनः बनने में एक लंबा प्रोसेस है। आप लोग को पता होगा कि पेट्रोल, डीजल और कोयला कैसे बनता है। देखो, करोड़ों साल पहले जब धरती पे भूचाल आया था तो क्या हुआ था? पेड़, जीव धरती के अंदर दब गए थे और उच्च दाब और ताप की अवस्था में करोड़ों अरबों सालों तक दबे रहे। तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आए और उस केमिकल चेंजेस के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और कोयला हमें प्राप्त हुआ। जो पेड़ दबे रह गए वो कोयला में कन्वर्ट हो गए समय के साथ साथ, और जो जीव जंतु दबे थे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो उनको कन्वर्ट होने में अरबों सालों का समय लगता है। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बोलते हैं कि एक बार अगर ये समाप्त हो जाता है, हम इनका उपयोग कर लेते हैं तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज में। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। वहीं पे अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हमें जानने की ये आवश्यकता है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको उपयोग करेंगे तो एक ऐसा समय जरूर आएगा कि जब इसकी मात्रा समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये फिनिश हो जाएगा, इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखें रिन्यूएबल में, तो इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज लो। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी देखो, तो सूर्य से जो रोशनी और हीट मिल रही है उससे कोई बाई प्रोडक्ट या कोई वेस्ट तो निकलता नहीं है, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। वहीं पे अगर हम नॉन रिन्यूएबल अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। अर्थात पेट्रोल, डीजल, कोयले को जलाने पर बहुत सारी जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में रिलीज होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ये फिनिश नहीं होने वाले। वहीं पे अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज लो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका कॉस्ट कम होता है। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो कॉस्ट है वो हाई होता है। नेक्स्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो बहुत ही हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट।
ठीक है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है नॉन रिन्यूएबल का, वो क्या होता है, लो होता है, अर्थात कि जो हम मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस के लिए वो नॉन रिन्यूएबल में लो होता है कॉस्ट। रिक्वायर्ड लार्ज लैंड एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर प्लांट। देखो जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, और सोलर पैनल लगाने के लिए लार्ज अमाउंट में एरिया की आवश्यकता होती है। और वहीं पे नॉन रिन्यूएबल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया की आवश्यकता नहीं होती है। कार बाइक सब पेट्रोल से चलता है, लेकिन उतने में छोटे जगह पे ईंधन को रख लेते हैं और हमारा पेट्रोल कार डीजल चलने लगता है। आज के पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ एनर्जी को हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी कंजर्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी सुझाव है उसे कमेंट करिए। धन्यवाद।